वैसा गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में। इसके बाद में फिर कल का क्विज देखेंगे जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, यानी कि आप लोगों का रिविजन हो जाएगा कल वाला लेक्चर भी। इसके बाद में फिर हम लोग आज की न्यूज डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में फिर से एक क्विज होगा जिसमें क्वेश्चन आप लोगों के सामने होंगे जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। तो कुछ इस पैटर्न में हमारा ये लेक्चर रहने वाला है। तो कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है, पर सबसे पहले यहां पर जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट डे के बारे में। तो कौन सा डे है, आइए पहले इसको देखते हैं। ये जो डे है यहां पर बात की जा रही है डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ड्रग एब्यूज यानी कि जो दवाइयां होती हैं उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करना और इसी के साथ में ट्रैफिकिंग को रोकना, यानी कि उनकी तस्करी को रोकना। तो बेसिक ये पर्पज यहां पर है इस डे का। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कई बार कई सारे जो लोग होते हैं जो नशीली दवाइयों का उपयोग करते हैं, तो खांसी की जो दवाई आती है कोरेक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कई सारी वो सीसी पी जाते थे ताकि उनको शराब ना मिले, तो उससे उसको यूज कर लेते थे। इसलिए कई बार बोला जाता है कि दवाइयां जो है वो बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के आप लोगों को दवाइयां नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी, जैसे आप लोगों ने उड़ता पंजाब मूवी देखी होगी, तो उस टाइम पर जो पंजाब के अंदर सिचुएशन देखने को मिल रही थी, हालांकि अब चीजें जो है वो बोला जा रहा है कि कंट्रोल में है, पर लेकिन फिर भी ग्राउंड लेवल पर कई जगह देखने को मिल जाती है। तो उसको बेसिक पर्पज क्या था कि उसको रोका जाए, क्योंकि बहुत सारे एरिया से वहां तक जो यंग जनरेशन है उनको दवाइयां पहुंचाई जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जब एक बार कोई मान लीजिए 12, 15, 16, 20 साल की उम्र में अगर कोई इस पर्टिकुलर जो चक्कर में पड़ जाता है, तो ये समझिए एक तरीके से ये दवाइयों की तस्करी करने वाले लोगों के लिए वो ताउम्र के लिए एक कस्टमर बन जाता है। तो उनका बेसिक पर्पज ये होता है कि जितना यंग पर्सन जो इसके चपेट में है उतना ही लंबे समय तक उनका बिजनेस चलेगा। तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिल जाती है। तो इसलिए ये इंटरनेशनल डे है यहाँ पर, ना कि नेशनल डे। तो 26 जून को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि रोका जा सके इस तरह की हरकतों को, जो नशीले पदार्थ हैं उनको रोका जा सके और इलीगल तरीके से उनकी तस्करी भी ना हो। तो बेसिक पर्पज ये है यहां पर इस डे को सेलिब्रेट करने का। कई बार ऐसा भी आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि पर्सन को इस तरीके की आदत नहीं है, पर लेकिन उसको गलत तरीके से बहलाकर फुसलाकर कि हाँ ये टेंशन कम कर देगा, इससे ना थोड़ा सा आप लोग एक्टिव रहने लगेंगे। तो कई ऐसी उल्टी सीधी एडवाइस देकर भी हरकतें की जाती है। तो हम लोग को अवेयरनेस फैलानी है, चाहे कोई इंडिविजुअल हो चाहे कोई कम्युनिटी है, यहाँ पर एक तरीके से अवेयरनेस फैलानी है ताकि इस रोग को रोका जा सके फैलने से, और जो मिस इन्फॉर्मेशन है मैन काइंड में उसको यहाँ पर रोका जा सके। तो इसी को फोकस में रखते हुए अब की बार थीम यहाँ पर जो रखी गई है, थीम का मतलब होता है इस पर्टिकुलर साल किस एरिया पे फोकस करेंगे। तो बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, यानी कि लोगों को अगर नॉलेज रहेगी उस पर्टिकुलर चीजों के बारे में तो उनकी अच्छे से केयर हो पाएगी, वरना वो भी यहां पर इस पर्टिकुलर चक्कर में पड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से जो आज के डेट में जो वर्ल्ड लेवल पर ये प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करने की बात की जा रही है और किस तरीके से कोऑपरेट करना है इंटरनेशनल लेवल पर ताकि इन सिचुएशन को टैकल किया जा सके। क्योंकि ये आज की डेट में हेल्थ का इशू बन चुका है, गवर्नेंस का और सिक्योरिटी का भी इशू बन चुका है। इसके चलते कई सारे उल्टी सीधी हरकतें भी जो पर्टिकुलर यंग जनरेशन है उनसे कराई जाती है, इस तरीके लालच देकर कि तुमको ये यहाँ पर प्रोडक्ट हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, बस तुमको हमारा ये काम करना है। तो ऐसी हरकतें भी सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। तो डे भी इंपॉर्टेंट है और थीम भी इंपॉर्टेंट है, आइडिया रखेगा। आगे बढ़ते हैं, आइए अब नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं, एक एक कर देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री के बारे में, आप लोगों को बताना है जिसके द्वारा रिसेंटली अभी यहाँ पर बात की गई है मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत यहाँ पर काम किया जाएगा, जो खासकर शिप इंडस्ट्री है उसमें। तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर इसको आगे लेकर चलने की बात की जा रही है, क्योंकि हम लोग आत्मनिर्भर बनने की कोशिश आज के डेट में कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जजमेंट के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है जो आप लोग आज के डेट में जो बैलेट पेपर यानी कि एक तरीके से इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं उसमें सीक्रेसी देखने को मिलती है। एक तरीके सीक्रेट रहता है आपका बैलेट पेपर जो भी होता है, किसी को बताने की जरूरत यहां पर नहीं है। तो जजमेंट अभी किसके ऊपर है कि यहां पर यह बात बोली गई कि अगर आप लोग वोट डालकर आते हैं तो आप लोग किसी को बताना है कि हम लोगों ने उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया या नहीं दिया, ये आप लोगों का खुद का डिसीजन होगा। कोई आप लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा, कोई ये सारी चीजें आप लोगों से पूछेगा नहीं। तो इस तरीके से आप लोगों का राइट है, आप लोग उसको अपने हिसाब से टैकल करो। बताना है किसी को वोट दिए या फिर नहीं बताना है, कोई आप लोगों को फोर्स नहीं करेगा। तो किसके द्वारा यहां पर ये बातें बोली गई हैं? इंडिया बेस एक फार्मा कंपनी है, इसका नाम आप लोगों को बताना है, जिसके द्वारा अभी यहां पर बात की जा रही है एक दवाई बनाने की, जो कि यहां पर बेसिकली रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेसिकली ये दवाई यहां पर रिलेटेड है कोविड-19 से रिलेटेड, जिसका नाम है यहां पर रेमडेसिविर। ठीक है, तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है जो ये दवाई है रिसेंटली कौन सी कंपनी के द्वारा यहां पर बताई गई है अभी, और किसके द्वारा यहां पर इसको परमिशन दी गई है, इसके अप्रूवल के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी और मार्केटिंग के लिए भी। सेक्शन 94 के बारे में बात की जा रही है। कौन से एक्ट का सेक्शन 94 है यहां पर, जो कि वोटर को बोलता है कि कॉन्फिडेंशियली मेंटेन रख सकते हैं, वो चाहे अपनी किसको वोट दिए उनकी खुद की चॉइस है, कोई यहां पर इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इससे रिलेटेड हमारी कंट्री में एक एक्ट भी है
तो उस एक्ट का नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री के बारे में। ये मिनिस्ट्री कौन सी है? जिसके द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना, मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई गांव चूज करना है हमारी कंट्री में। जो सांसद है, सांसद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी जिसको आप लोग बोलते हैं, हमारी संसद के अंदर जो चुनकर जाते हैं, तो उनको एक गांव चूज करना था। हर साल एक गांव, 5 साल में 5 गांव, ठीक है। तो यहां पर जो बात की गई थी, तो बोला जा रहा है ये स्कीम जो है ये उस लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं की जा रही है, इतना फायदा देखने को नहीं मिल रहा है जितना फायदा देखने को मिलता था। तो ये है बेसिक पर्पज, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को यहां पर बताना है। तो देखते हैं यहां पर ये कौन सी मिनिस्ट्री है, ये आप लोग बताइए, क्योंकि डिजायर पर्पज के लिए बनाई गई थी वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब लॉन्च की गई थी, आप लोगों को बताना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। ये कहां पर लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर ये बताना है, जो कि एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। मैंने आप लोग कई सारी बातें बताई थी। देखिए, जो नॉर्मली आज के में इंस्टीट्यूशन न्यूज में है ना, उनको आप लोग एक पेपर पे 4 साइज की सीट पर उसको लिख लीजिए, और फिर उसके हेडक्वार्टर वगैरह आप लोग देखिए कम से कम, क्योंकि मैच करने के लिए आ जाता है कि कौन से राज्य में ये लोकेटेड है, किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए है यहां पर ये। तो ये 2-4 चीजें अगर आप लोग उसके चलते एक लिस्ट में तैयार कर लेंगे, जो जो इंस्टीट्यूशन न्यूज पे है, सारे नहीं रटने एक साइड से बैठ के, आप लोगों को बस वो चीजें रिवीजन करनी है जो कि यहां पर न्यूज में है। तो वो क्वेश्चन आप लोगों का एक बन जाएगा। तो आप लोग ये समझिए कि सामने वाले से आप लोग आगे निकल जाएंगे। तो छोटा छोटा एक एक मार्क्स ज्वाइन कर ही आप लोगों को सामने वाले से आगे निकलना है। तो आइए अब यहां पर आंसर देख लेते हैं। देखिए, अगर आंसर भले ही 0 क्यों ना हो आप लोगों के पर, लेकिन आप लोगों को स्कोर अपना जरूर लिखना है। 0 लिखेगा, ठीक है। फिर कॉन्फिडेंस में कहिएगा कि अब मुझे आप आगे इसको बढ़ाना है, तो कॉन्फिडेंस में आप लोगों को रहना है। तो शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में खुद के ही ऊपर फोकस देकर यहां पर चलना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर बोला गया कि जो सीक्रेट जो रखा जाता है बैलेट पेपर, ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एक तरीके से अपने हिसाब से करेगा, और फ्री और फेयर इलेक्शन होने के लिए ये काफी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर जो फार्मा कंपनी है जिसको अभी दवाई बनाने की बात की गई कोविड-19 से रिलेटेड, इसका नाम है हिट्रो, ठीक है। तो ये जो दवा, ये कंपनी है हिट्रो, और यहां पर ड्रग कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया हमारी कंट्री की जो ये बेसिकली बॉडी है, इसके द्वारा इसको अप्रूवल दिया गया है। सेक्शन 94 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, जो यहां पर बताता है कि आप लोग अपनी वोट को सीक्रेट रख सकते हैं। तो ये एक्ट भी हमारी कंट्री में जो यहां पर इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बारे में। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसको SAGY बोला गया है, तो ये जो बेसिकली सांसद आदर्श ग्राम योजना है यहाँ पर, तो इसके इंपैक्ट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर बोला गया कि इसका इंपैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है जिस लेवल पर इसके बारे में बात की जा रही है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में यहाँ पर लॉन्च की गई थी, जब यहाँ पर नई गवर्नमेंट आई थी, तब से यहाँ पर ये चीजें चल रही हैं, पर लेकिन ग्राउंड लेवल पर इंपैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, यहाँ पर ये बेंगलुरु के अंदर है, यानी कि कर्नाटक के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, अब यहां पर इसका सेकंड वर्जन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बात की जा रही है यहां पर युक्ति के बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को युक्ति का पता होना चाहिए, युक्ति क्या है। युक्ति की फुल फॉर्म है यहां पर यंग इंडिया कम्बैक्टिंग कोविड-19 विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यानी कि जो यंग जनरेशन है उसको लड़ना है कोविड-19 के साथ में, नॉलेज के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में और इनोवेशन के साथ में। तो इसको बोला गया युक्ति। तो युक्ति का पहला यहां पर जो बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था, ये वेब पोर्टल, ये 11 अप्रैल 2020 में इसको देखने को मिला था। अभी यहां पर इसका वर्जन 2.0, यानी कि एक तरीके से इसमें पहले यहां पर जो फोकस था कोविड-19 के ऊपर ज्यादा है, अब यहां पर और अच्छे से इसको बढ़ाने की बात की जा रही है। इससे रिलेवेंट जो भी यहां पर आइडिया रहेंगे, ठीक है। तो इसका ऐसा है जैसे रजनीकांत की जो मूवी नहीं आई थी रोबोट, ठीक है, चिट्टी, तो उसका वर्जन 2.0 यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो किस मिनिस्ट्री के अंडर बात आती है, तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं अगर एजुकेशन के बारे में बात करें तो वो हमेशा ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होगी। तो ये आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो सेकंड फेज इसका यहां पर स्टार्ट किया जा रहा है, ताकि एक तरीके से ये इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा सके, इसमें रिलेटेड कोई स्टार्टअप अगर काम करना चाहता है तो वो स्टार्टअप भी हमारी कंट्री में काम कर सके, गवर्नमेंट भी यहां पर उसको सपोर्ट करेगी। तो थ्रू दिस पोर्टल यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD है, यहां पर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसके द्वारा जो स्टूडेंट, टीचर, रिसर्चर, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये एक तरीके से अप्रोप्रिएट सपोर्ट मिलेगी इनको, अगर ये इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करना चाहते हैं, कोई टेक्नोलॉजी या फिर इनोवेशन लाना चाहते हैं। यानी कि इससे लड़ने के लिए कोविड-19 से अगर कोई भी आगे आता है निकल कर, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट उसको सपोर्ट करेगी। तो यह है बेसिक युक्ति, ठीक है। तो याद रखना युक्ति क्या है, किस लिए लॉन्च की गई है, क्या पर्पज है, सपोर्ट कहां से आ रहा है, क्या क्या चीजें, तो ये सारी बातें माइंड में क्लियर होनी चाहिए, फिर क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है, कई सारी टेक्निकल चीजें भी आप लोगों को जानने को मिलेगी, थोड़ा समझिएगा। कई बार क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट स्टेटमेंट देखा। हमारी कंट्री में नीति आयोग है, नीति आयोग 2015 में यहां पर पिक्चर में आया था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। यूपीएससी ऑलरेडी इसके बारे में क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो याद रखना प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था, ठीक है। वो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, ये भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, तो संवैधानिक बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि लॉ के द्वारा यहां पर ये नहीं बनाई गई है। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन जो है वो है राजीव कुमार। राजीव कुमार के द्वारा बोला गया कि हमारी कंट्री ट्रांसफॉर्म होने वाली है जल्दी ही 2030 तक का। जो आज की डेट में अगर बात करें यहां पर, ये देखिए
सॉरी, कंट्री का एक लेवल होता है कि कंट्री अगर हम लोग बात करें किस लेवल में आती है, ठीक है, कि यहां पर मिडिल इनकम कंट्री है, लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, तो वो चीजें देखी जाती है। तो बोला जा रहा है कि मिडिल इनकम कंट्री हमारी बनने वाली है लोअर मिडिल इनकम से, यानी कि नीचे वाले स्टेप से एक स्टेप आगे हमारी कंट्री बढ़ने वाली है। वो कैसे बढ़ेगी तो उसके बारे में आप लोगों को यहां पर बताऊंगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर बात करें यहां पर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, तो वर्ल्ड बैंक जीएनआई यहां पर काउंट करता है, जिसको बोलते हैं ग्रोस नेशनल इनकम, यानी कि एक तरीके से ये मेजरमेंट है कंट्री की इनकम का। तो कंट्री की इनकम के बारे में यहां पर बात की जाती है और ये डेटा वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक एटलस के मेथड के हिसाब से अगर हम लोग बातें, तो यहां पर ये डेटा डिवाइड किया गया कि किस किस कैटेगरी में कौन कौन सी कंट्री को रखा जाता है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है आज के हिसाब से लोअर इनकम जो इकोनॉमीज हैं उनको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो लोअर इनकम इकोनॉमीज यानी कि लोअर इनकम, जिनकी कम इनकम है, यहां पर वो कंट्री होगी जिनका जीएनआई पर कैपिटा जो है वो यहां पर $1025 है या फिर उससे कम है 2018 के हिसाब से, ठीक है। यानी कि वर्ल्ड जो यहां पर याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक के हिसाब से डेटा है ये, यानी कि अगर कोई कंट्री की जो जीएनआई है यानी कि उसकी जो ग्रोस नेशनल इनकम है वो 1025 के या तो इक्वल है या फिर कम है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको लोअर इनकम इकोनॉमी बोलेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है लोअर से थोड़ा ऊपर यानी कि लोअर मिडिल, ठीक है। तो लोअर मिडिल यानी कि लोअर से थोड़ा ऊपर चला गया, ये वो इकोनॉमी होगी जिनकी जीएनआई पर कैपिटा जो है वो 1026 से लेकर, देखिए याद रखिएगा यहां पर इससे ऊपर आ गए यहां पर, ठीक है, 3995 अगर है तो उसको लोअर से ऊपर यानी कि लोअर मिडिल की कैटेगरी में आ गया है। फिर चलते हैं अपर मिडिल इनकम की कैटेगरी में। अपर मिडिल इनकम की जो कैटेगरी है यहां पर ये $3996 से लेकर 12375 की अगर कैटेगरी में आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे अपर मिडिल इनकम। फिर यहां पर चलते हैं हायर इनकम इकोनॉमीज। हायर इनकम इकोनॉमी किसको बोलेंगे, जिनका जीएनआई पर कैपिटा जो है वो 12376 या फिर उससे ज्यादा है। तो ये बेसिकली यहां पर क्राइटेरिया तैयार किया गया है। तो हमारी कंट्री के जो आज की डेट में नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग का, ये बताना जरा। ये तो चीजें इतनी बार बता चुका हूं, अब भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन चीजों में, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें जो इनके द्वारा बोला गया कि हमारी कंट्री आज की डेट में कहां पर है, ये यहां पर हमारी कंट्री है लोअर मिडिल पर, तो हम लोग मिडिल पर पहुंच जाएंगे, यानी कि 1025 से हम लोग इसके पास में है या फिर इससे नीचे है, हम लोग अब यहां पर 1026 और यहां पर 3995 वाली कैटेगरी में आ जाएंगे 2030 तक का। तो ये बात यहां पर बोली गई है। तो यानी कि हमारी कंट्री में इंप्रूवमेंट होने वाला है कई सारे एरिया में, तो एक पॉजिटिव साइड आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलता हूं। अगर यहां पर इस चैनल पर आप लोग लेक्चर थोड़े लंबे समय से देख रहे हैं तो आप लोग कई बार पहले मैं बता चुका हूं यहां पर इस पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में, जिसको यहां पर चाइना और जापान के बीच में एक डिस्प्यूटेड आइलैंड बोला जाता है। अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कोई इसको सिंकागो बोलता है, कोई इसको यहां पर दियाओ या फिर कोई अलग अलग नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जापान के द्वारा अभी यहां पर अप्रूवल किया गया प्लान नाम चेंज करने के लिए एक एरिया जो कि टोक्यो कंट्रोल करता है, सी है सिंकाकू आइलैंड, ठीक है। तो सिंकाकू आइलैंड यहां पर नॉर्मली आप लोग देखेंगे तो ताइवान के द्वारा बुलाया जाता है, चाइना इसको यहां पर दियोस आइलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जापान ने इसको बात करने की कोशिश की है इसको, ये है यहां पर तोनशिरो, ठीक है। तो यहां पर तोनशिरो से लेकर इसको तोनशिरो सिंकागो करने की बात की जा रही है जापान के द्वारा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर आइलैंड है ये आइलैंड कंट्रोल जापान के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर सिंकागो आइलैंड जो है वो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है यहां पर ईस्ट चाइना सी के अंदर में, ये चाइना हो गया आप लोगों का, ठीक है। ये मैप में देखिए सॉरी यार सॉरी, ये पर्टिकुलर एरिया हो गया यहां पर। तो इस पर्टिकुलर ईस्ट में यहां पर देखने को मिलेगा ताइवान जो हो गया यहां पर, ठीक है। ये ताइवान देख सकते हैं, तो ताइवान के आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा यहां पर, ठीक है। तो ताइवान यहां पर देखते हैं तो इसके नॉर्थ ईस्ट में, तो यहां पर इस पर्टिकुलर आइलैंड के बारे में बात की जा रही है। ये आइलैंड जो है यहां पर जो मेन लैंड चाइना है उसके द्वारा यहां पर दियाउश इसको यहां पर आइलैंड के नाम से पुकारा जाता है, DIAOYU, ठीक है। तो ये आइलैंड है यहां पर मेनलैंड चाइना, इसी के साथ में अलग अलग नाम से इसको और भी पुकारा जाता है। देखिए एक ऐसा होता है कि अपनी अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ठीक है। तो यहां पर इसको ताई, ठीक है। तो ये आइलैंड के नाम से इसको पुकारते हैं। उसी के साथ में यहां पर जो आइलैंड है यहां पर ये अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं। फिलहाल जापान के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है चाइना और जापान के अंडर में, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। और आप लोगों को पता है कि जो यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया हमेशा डिस्प्यूटेड रहता है, क्योंकि क्लेम सारा यहां पर चाइना के द्वारा किया जाता है इस पर्टिकुलर एरिया में। इंपॉर्टेंट है, कुछ टेक्निकल टर्म भी आप लोगों को जानने को मिलेगी और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। बात की जा रही है यहां पर निखिल राठी के बारे में, ठीक है। तो निखिल राठी जो है यहां पर यहां पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ लंदन स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे, इनको अपॉइंट कर दिया गया फाइनेंशियल जो कंडक्ट अथॉरिटी है, ठीक है। तो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव इनको बना दिया गया है। ये क्या है, ये काफी बड़ी बॉडी है जो कि यूके की फाइनेंशियल मार्केट और 59 जो फाइनेंशियल सर्विस फर्म है, कंपनी है, उनको बेसिकली यहां पर रेगुलेट करती है, ठीक है। तो ये है यहां पर। तो निखिल राठी जो है यहां पर ये 5 साल के लिए इनको
अपॉइंट यहाँ पर किया गया है। इन्हीं के द्वारा यहाँ पर हमारी कंट्री के जो मसाला बॉन्ड थे, जो इंडियन इंस्टीट्यूशन के जो यहाँ पर लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो इनको आइडेंटिफाई किया गया था, ये यहाँ पर एक तरीके से इन्हीं के द्वारा उसको सपोर्ट किया गया था। आइए मसाला बॉन्ड का नाम आ गया तो थोड़ा सा जान लेते हैं। मसाला तो आप लोगों ने सुना होगा, मिर्च मसाला। इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। हमारी कंट्री में जो मसाला है वो काफी ज्यादा स्केल पर यूज किया था, इसलिए हमारी कंट्री के जो पकवान है वो काफी अच्छे माने जाते हैं। अलग अलग कंट्री के राज्य में आप लोगों को अलग अलग पकवान देखने को मिलते हैं। तो मसाला बॉन्ड इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। मसाला बॉन्ड का मतलब क्या होता है? मसाला बॉन्ड का मतलब होता है कि बॉन्ड, नॉर्मली जो बॉन्ड इशू किया जाता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं अलग अलग कंपनीज के द्वारा, ठीक है। तो जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं तो ये बॉन्ड जो रहेंगे ये आउटसाइड इंडिया रहेंगे, यानी कि हमारी कंट्री में नहीं रहेंगे, आउटसाइड इंडिया रहेंगे। मान लीजिए यूएसए के अंदर है, ठीक है, तो यूएसए के अंदर बॉन्ड इशू किए जाएंगे, पर लेकिन इंडियन रुपी में रहेंगे, ना कि यूएसए के डॉलर में। यानी कि यूएसए के अंदर हमारी कंट्री की रुपी के बॉन्ड चलेंगे, तो इनको बोला गया मसाला बॉन्ड, यानी कि इंडियन टेस्ट यहां पर देखने को मिलेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर जब अलाउ किया गया था, तो यहां पर ये अलाउ किया गया था, तो इनके द्वारा काफी अच्छा सपोर्ट यहां पर देखने को मिला था। तो जो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी यहां पर, तो उसके द्वारा यहां पर यूके फाइनेंशियल मार्केट और इसी के साथ में 59,000 के करीब फाइनेंशियल सर्विस जो है और प्रूडेंशियल सर्विस जो है यहां पर 49,000 के करीब, इसी के साथ में जो एक स्टैंडर्ड बनाने की बात की जा रही है 90,000 के करीब अलग से फर्म, यानी कि काफी बड़ी एक मार्केट है जहां पर ये एक तरीके से एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो पर्टिकुलर पर्सन यूज में मसाला बॉन्ड क्या है, तो इनके बारे में कुछ क्वेश्चन अगर आप लोगों से बने तो आप लोग याद रखिएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है और खासकर ये हमारी कंट्री के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। जब आप लोग कंट्रीब्यूशन देते हैं ना कहीं पर, आप लोग जैसे दान धर्म दक्षिणा किसी को देते हैं, तो एक तरीके से उससे आप लोगों के अंदर भी काफी इंप्रूवमेंट आता है, ठीक है। आप लोगों को चीजों को देखने का नजरिया चेंज होता है। जैसे कि कई बार डोनेशन देने की बात आती है, ठीक है, तो कई जगह जैसे आप लोग, कई मैंने बोला अगर किसी को आप लोग को पढ़ाना है तो किसी बच्चे की आप लोग फीस दे दीजिए, तो वो काफी अच्छा रहता है। कम से कम एक बच्चे की आप लोग एजुकेशन, अगर आप लोग को लगता है आप लोग कमा रहे हैं, घर से लेके नहीं करने का, अगर आप लोग खुद कमा रहे हैं तो किसी को आप लोग किसी की एजुकेशन आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी इंस्टीट्यूशन की फीस आप लोग भर दिए ताकि वो बच्चा पढ़ सके, अगर कहीं पर एडमिशन उसका हो रहा है तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर, तो यहां पर जब इंडिया है यहां पर कंट्रीब्यूशन देती है, जैसे 10 मिलियन यूएस डॉलर जो है यूनाइटेड नेशन की जो यहां पर एजेंसी है जिसको रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी, यानी कि पैलेस्तीन के जो रिफ्यूजी हैं, पैलेस्तीन यहां पर आप लोगों को, एक मिनट, ये पर्टिकुलर एरिया, ये है अपनी प्यारी कंट्री, यहां से अगर आप लोग जाएंगे तो ये पैलेस्तीन और इजराइल वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इजराइल के द्वारा पूरा कंट्रोल कर लिया गया, पैलेस्तीन के जो लोग हैं उनको वहां से भगाया जाता है, तो वो रिफ्यूजी बने हुए हैं अलग अलग एरिया में। तो उनको सपोर्ट करने के लिए हर एक कंट्री कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती है ताकि उनके बच्चों की एजुकेशन, उनका रहना सहना, खान पान, दवाई, दवा दारू, ये सारी चीजें यहां पर मिल सके। दवा दारू एक बार अरविंद केजरीवाल जी यहां पर एक स्पीच दे रहे थे, तो उनके द्वारा बोला गया कि दुनिया के दवा की इंतजाम करना है, तो उनके द्वारा दवा दारू का इंतजाम करता है, तो काफ़ी उनके ट्रोल हुआ था उस टाइम पर। थोड़ा सा देखिए होता है ना, जब इस लेवल पर इंसान पहुंच जाता है तो शब्द जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा भी यहाँ पर कुछ बातें बोली गई, ऑल पार्टी की जो मीटिंग हुई उसमें, तो चाइना की मीडिया के द्वारा खुद बोला गया कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें बोल रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है, हमारे ऊपर क्यों आरोप लगाया जा रहा है। तो कई सारी ऐसी चीजें होती है कि इस लेवल पे जाके थोड़ा सा सोच समझकर बोलना पड़ता है, क्योंकि आपका एक एक वर्ड जो होता है वहां पे मायने रखता है, ठीक है। तो यही बातें हैं। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है इसके बारे में, तो इसको स्टेब्लिश किया गया था 1949 में, और यहाँ पर फॉलोइंग द जब 1948 में अरब जो इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है, तो ये इसके बारे में याद रखिए। तब से बहुत सारे पैलेस्तीनी रिफ्यूजी यहाँ पर लोग बनने लगे, वहां से निकलकर जाने लगे, इजराइल का अत्याचार वो सहन नहीं कर पाए, काफी लार्ज स्केल पर सिचुएशन देखने को मिली। 1948 से चीजें स्टार्ट हुई और फिर यहां पर जो एंड हुई यहां पर ये चीजें, ये 1967 में जो वॉर हुई, 6 डे वॉर जिसको बोला गया, तो तब से यहां पर काफी लार्ज स्केल पर कैप्चर कर लिया गया इजराइल के द्वारा पैलेस्तीन वाला एरिया। तो इसी के साथ में एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल सर्विस, जो पॉपुलेशन छोड़कर वहां से जा रही है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जाती है। एड जो है ये 5 एरिया में ऑपरेट किया है, जॉर्डन, लीबिया, सीरिया, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, जो यहाँ पर ईस्टर्न जेरूशलम है, ठीक है। तो ये वो एरिया है जहां पर ये लोग आज के में रिफ्यूजी के तरीके से रह रहे हैं। और ये जो कंट्रीब्यूशन रहता है कंप्लीटली वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रहता है, यानी कि अपनी इच्छा से यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप लोग को ये डिफाइन नहीं करता है कि आप लोग इतना पैसा देना है, ठीक है। यानी कहते हैं कि दान धर्म जो अपनी इच्छा से देना वो दे दीजिए, तो वो चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर हो सकती है, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में भी और एक इंस्टीट्यूशन के बारे में भी। 18 मंथ आफ्टर जब यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से यहाँ पर एग्जिट हुआ था उर्जित पटेल साहब का, तो उसके बारे में बात की जा रही है। अब इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, यानी कि हमारी कंट्री में एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जो पब्लिक के लिए फाइनेंस और उसकी पॉलिसी के बारे में बात करता है। तो प्रीमियर इकोनॉमिक थिंक टैंक आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनको कैसे आगे लेकर चलना है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के बारे में अगर बात करते हैं तो ये ऑटोनोमस बॉडी है हमारी कंट्री में, जो कि ज्वाइंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इसी के साथ में प्लानिंग कमीशन के बारे में बात की जाती है।
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन और सेवरल जो स्टेट जो गवर्नमेंट है यहाँ पर, ठीक है, तो उनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली ये सेटअप है एक तरीके से, जो ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है ये मेंटेन करता है जो आज के डेट में इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंट जो कैरेक्टर है, यानी कि एक तरीके से पॉलिसी जब बनाई जाती है तो गवर्नमेंट तो अपना पूरा एक तरीके से उसमें सपोर्ट करता है, पर लेकिन गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से देखेगा, उसका दूसरा एंगल कौन दिखाता है, तो यहाँ पर ये दिखाते हैं, तो इसलिए इसको एक अच्छा थिंक टैंक बोला गया, जो कि 1967 में यहाँ पर इसको 1976 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। ये जो NIPFP है, NIPFP ये जो है गवर्निंग काउंसिल है, जो कि बेसिकली इसको गवर्निंग करने वाली काउंसिल है। रेवेन्यू सेक्रेटरी, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, इसी के साथ में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये रिप्रेजेंटेटिव होता है इसमें नीति आयोग और अलग जो स्टेट गवर्नमेंट से भी आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। तो यानी कि कहने का मतलब ये थिंक टैंक है। थिंक टैंक क्या होता है, जो यहां पर सजेशन देता है कि भैया ये काम आप लोग कर रहे हो, इस काम को ऐसे भी कर सकते हो, ये सही तरीका नहीं है, तो ये थिंक टैंक की तरीके से यहां पर काम करता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, ये भी रिसेंटली अभी न्यूज में था। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर क्विज था वो देखा, इसके बाद में हम लोगों ने डिटेल में कई सारी न्यूज समझी। सबसे पहले तो जो हम लोगों ने युक्ति के बारे में जाना, जो हमारी कंट्री में उसका सेकंड अभी जो वर्जन इसका स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट नीति आयोग, वो सारी चीजें हम लोग को देखने को मिली। इसी के साथ में जो नेक्स्ट चीजें हम लोगों ने आइलैंड और डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया, वो सारी चीजें समझी। इसी के साथ में निखिल राठी के बारे में हम लोगों ने जाना, क्या क्या कंडीशन है वो सारी समझी, कहां पर अपॉइंट किया गया, और हमारी कंट्री से रिलेटेड मसाला बॉन्ड के बारे में जाना। इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन ये पैलेस्टीन वाले एरिया के लिए हम लोगों ने समझा, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन जाता है। और नेक्स्ट जो न्यूज थी यहां पर, ये हम लोगों ने जानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसीज के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं। आइए अब आज का क्विज देखते हैं। 26 जून है इंटरनेशनल डे, क्या है पूरा इसका नाम आप लोगों को बताना है, थीम क्या है इसकी ये भी आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट यहाँ पर युक्ति, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है आज के डेट में, ये आप लोग बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर जो जापान के द्वारा आइलैंड का नाम चेंज किया गया है, तो यहाँ पर तोनसिरो से चेंज कर क्या नाम यहाँ पर रखा गया है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, फाइनेंशियल कंडक्ट ऑथोरिटी के किसको अभी यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव यहाँ पर भी अपॉइंट किया गया है, ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन की UNRWA है, इस एजेंसी का नाम क्या है जिसमें इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला है 10 मिलियन। देखिए कई बार अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों से नंबर भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो ये नंबर भी आप लोग यहां पर माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लेक्चर की PDF सारी यहां पर प्रोवाइड करा दूंगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर को तभी लाइक और शेयर करना है आप लोगों को, अगर चीजें पसंद आ रही है, पसंद नहीं आते तो डिसलाइक करना है और शेयर भी नहीं करना है, और कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में इंप्रूव किया जा सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।